तो चलिए बच्चे लोग आगे का क्वेश्चन क्या करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट ये दे दिया है ना। डायपोल मोमेंट क्या दे दिया है, P0/√2 I प्लस जे। ठीक, मतलब आई जे कॉम्पोनेंट से मतलब 45 डिग्री एंगल पे लग रहा होगा, ये डायपोल मोमेंट है। इज हेल्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E0, है ना। और क्या बोला, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r, इस r रेडियस के सर्कल में पोटेंशियल क्या है हर पॉइंट पे, कांस्टेंट, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो क्या बोला है, सर्कल सेंटेड आर शो इन फिगर, देन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हम लोग को। और क्या बोला है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायपोल साइज। ठीक है, तो यानी डायपोल से डिस्टेंस अपन इधर भी जिस भी पॉइंट पे लेना चाहे आर ले सकते हैं। फिर सबसे पहले तो क्या बोला है, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक, आर का वैल्यू निकालना है E0 के टर्म्स में। तो देखो आर का वैल्यू एक तो आएगा डायपोल के डिस्टेंस से, हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस पॉइंट पे जीरो हो सकता है। तो देखो डायपोल के कारण हम लोग को जो डायरेक्शन पता है, डायपोल के कारण जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्सियल। ठीक, तो एक्सियल वाले पॉइंट में क्या होगा, इस तरफ होगा डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बी, इक्विटोरियल। बी वाला पॉइंट क्या हो गया, इक्विटोरियल। अब बी वाला पॉइंट इक्विटोरियल होगा तो वहां पर जिधर डायपोल का डायरेक्शन रहता है उसके उल्टा रहता है। ठीक, क्या रहता है, उल्टा। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एक्सियल पॉइंट और ये क्या हो गया, इक्विटोरियल पॉइंट। अब हमको रेडियस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक, तो डायपोल कैसा अलाइन रहता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेता है। डायपोल कैसा अलाइन रहता है, जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसके हिसाब से अलाइन रहता है। तो ये ऐसा अलाइन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसी ही होगी। तो इस और कांस्टेंट है, यानी इस पॉइंट पे भी क्या होगी, इस तरफ होगी E0, और इस पॉइंट पे भी क्या होगी, इस तरफ E0। आ रही बात समझ में। तो हमको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो हम लोग ये सोच सकते हैं ना, यहां पे और यहां पे ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं क्या, इक्वेट करके आर की वैल्यू। E0 बराबर क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। अब बताओ ये एक्सियल पोजीशन है, यहां पर फॉर्मूला क्या रहता है, 2kp/r³, और यहां पर kp/r³। तो यहां पर लिखते हैं E0 का वैल्यू, E0 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, kp/r³ के। तो क्या लिखते हैं, kp बाय डिस्टेंस तो r है, तो r का क्यूब। k का वैल्यू डाल देते हैं, क्या होगा 1/4πε0 इंटू p। p जो है वो डायपोल मोमेंट होता है, तो डायपोल मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा देखो, p0 1/√2 प्लस 1/1/2, वो तो 1 हो जाना है, तो क्या रहेगा खाली p0। ठीक, और r³, तो नीचे क्या जाएगा, r³ बराबर क्या है, E0। हमको r चाहिए तो r³ चले जाएगा इस तरफ और ये सब इस तरफ आ जाएगा, तो p0/4πε0 E0। ठीक, तो ये r यहां से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1/3। तो रेडियस का वैल्यू क्या यही दिया है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या है, सही। चेक करते भी जाना ना आंसर साथ साथ में। ठीक, कुछ उल्टा सीधा बना देंगे तो पक्का। अगला क्वेश्चन, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज EA। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, टोटल मतलब ऐड करेंगे, टोटल इन्हें ऐड करेंगे। अब एक चीज देखो, kp/r³ किसके बराबर है, तो 2kp/r³ किसके बराबर होगा, 2E0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक E0 तो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो है ही है, और फिर ये वाली कितनी हो गई 2E0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस तरफ 3E0। तो इधर क्या लिखा है, √2E0 I प्लस जे। ये बात सही है, नहीं मैग्नीट्यूड 3 नहीं आ रहा, आ रही बात समझ में, तो ये गलत है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज 0, उसी से तो आर निकालें, तो ये पॉइंट क्या है, सही। ये पॉइंट क्या है, सही। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम, गलत बात है। क्या बात है, गलत, क्योंकि
नेट होगा ना, तो डायपोल के कारण भी और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके कारण भी। अब डायपोल के कारण तो हर पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जब इनका वेक्टर सम होगा तो अलग अलग ही आएगी। अभी यही देख लो, यहां पर 3 0 है और यहां पर क्या है 0। आ रही बात समझ में? तो ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला गलत है, तो इसका ऑप्शन एक ही होगा, देखो नहीं दो है, ए और सी चेक कीजिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं, ई जीरो ये वाला कैसे लगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब आप सोचो कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पर डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल का कैसे अलाइन रहता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लॉन्ग रखता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक, तो यही मैं बोला, डायपोल ऐसा अलाइंड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे? ठीक, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, अ थिन स्पेरिकल इंसुलेटिंग शेल। कैसा शेल? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? चार्ज मूव नहीं कर सकता जहां पर पड़ गया है ना, नॉन कंडक्टिंग। तो इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस आर, लेकिन शेल बोल दिया तो सरफेस पे ही होगा चार्ज। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज V0। तो अपन क्या करते हैं, एक स्पेरिकल शेल मानते हैं, कितने रेडियस का, आर रेडियस का। क्या कर लेते हैं, आर रेडियस का मानते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच दैट द पोटेंशियल एट सरफेस क्या दिया है, V0। ठीक, मान के चलो इसके पास टोटल चार्ज था Q, मान लेते हैं टोटल चार्ज था Q, तो V0 को क्या लिख सकते हो, के क्यू बाय आर, ये लिख सकते हैं, V0 लिख सकते हैं के क्यू बाय आर। फिर क्या करें, अ होल विथ अ स्मॉल एरिया अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या किए, इसमें कहीं पर सरफेस में एक छोटा सा अपन होल कर दिए, छोटा सा क्या कर दिए, होल कर दिए, और होल का एरिया क्या है, अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अल्फा बहुत बहुत छोटा है 1 से, आर तो बड़ा है ना, इसलिए अल्फा बहुत बहुत छोटा है। इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बोला है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज reduced बाय 2 अल्फा V0। ठीक, अब इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो पूरा शेल में क्यू चार्ज है, ठीक, शेल पे ही है ना, तो चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, मान के चलो आधे ही शेल में चार्ज है क्यू चार्ज, फिर भी आर डिस्टेंस पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो के क्यू बाय आर ही तो आता है, आता है कि नहीं आता है? ठीक, तो हम लोग को यह बताना है कि भाई कितने से रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड बाय कितना हुआ, चेंज कितना हुआ। तो पहले कितना था ये निकाल लेंगे, वो हमको पता है V0, पहले क्या था V0। अब क्या हो जाएगा ये निकालना है, अब क्या हो जाएगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, जब छेदा कर देंगे तो भाई उसमें कुछ चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो इतना चार्ज को हटा देंगे और उसके कारण सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा वो माइनस कर देंगे। मेथड समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, पूरे चार्ज पूरे के कारण कितना था निकाल देंगे, अभी जो होल हो गया उसमें जो भी जितना भी चार्ज था डी क्यू, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, अब उस एरिया में जो चार्ज होगा उसके कारण जो पोटेंशियल आ रहा है वो माइनस कर देंगे, कुछ छोटा सा होल करके हटा दिए, आ रही बात समझ में, उतना चार्ज गायब कर दिए। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल पहले कितना था ये निकाल लेते हैं। तो भाई शेल है, जो सरफेस पे था वही अंदर था, तो इनिशियल चार्ज जो था, इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, V0 विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब V ड्यू टू क्या, वही होल, V ड्यू टू होल, V होल निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, V होल। तो K इंटू छोटा सा चार्ज होगा, क्या लेते हैं, डी क्यू, छोटा सा चार्ज होगा उस छोटे से एरिया में, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू इंटू, ये भी डिस्टेंस कितना है यहां से आर है, तो ये भी क्या लेंगे आर, के डी क्यू बाय आर। ये समझ में आया? अब डी क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो उसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू बटा कितने एरिया में, 4 पाई आर स्क्वायर में। तो ये सिग्मा आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया, अपना एरिया कितना है दिया है, अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट गया, तो सिग्मा बराबर कितना है, क्यू, सिग्मा नहीं डी क्यू बराबर, क्योंकि सिग्मा इंटू ए की है ना, तो कितना है क्यू इंटू अल्फा। तो V होल के कारण कितना हो रहा है, के अल्फा क्यू बाय आर। ठीक,
के अल्फा क्यू बाय आर। तो चेंज कितने का हुआ? सेंटर पे पहले इतना था, अभी इतना है कि इसको माइनस करेंगे तो उतना आएगा, है ना। अभी इस छोटे वाले के कारण इतना है, इस छोटे वाले के कारण इतना है। तो अभी कितना होगा वो निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस इतना ही आएगा ना। नहीं नहीं, अरे ऐसा सोचो, ये था के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अभी नया अपन निकाले नहीं है, सिर्फ होल के कारण इतना है। तो होल के कारण जो माइनस होगा, टोटल करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, वी जीरो माइनस के डी क्यू बाय आर, वही करेंगे ना। तो ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस यही आएगा ना, वी न्यू। और हमको क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, हमको वी न्यू कितना है थोड़ी पूछा है। हमको क्या पूछा है? रिड्यूस्ड बाय कितना है। तो कितना हुआ? अल्फा, और के क्यू बाय आर क्या है? वी जीरो। तो अल्फा वी जीरो से रिड्यूस हो गया। कितने जीरो से रिड्यूस हो? पोटेंशियल अल्फा वी। ये समझ में आया कि नहीं आया? नया क्या है नहीं पूछा है, कितने से रिड्यूस हुआ है वो पूछा है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो पहले लिखते हैं ई जीरो, लिख लेते हैं पहले जो था। कितना होता है सेंटर पे? हाँ, सेंटर ही पूछा है ना भाई, देख लेते हैं, तुम लोग फिर मेरे गड़बड़वा दोगे। कहाँ है सेंटर? कितना होता है? जीरो होता है, सेंटर होता है। सिर्फ अब होल के कारण कितना है देख लेते हैं। तो कितना होगा? ई ड्यू टू होल, ए भाई साहब, के डी क्यू बाय आर। तो के इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू फिर से वही क्या आएगा? अल्फा इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, अल्फा इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये के क्यू बाय आर को वी जीरो लिख सकते हो, तो अल्फा वी जीरो क्यू बाय आर। तो इतने से भी जो होल के कारण होगा उतने ही से तो रिड्यूस हुआ होगा, या उतने ही से इंक्रीज हुआ होगा, जो भी है। तो अपन क्या करते हैं? माइनस, रिड्यूस होगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये नहीं है ना, तो नहीं होने के कारण कितना था। ठीक, तो कितना होगा देखते हैं। अल्फा वी जीरो बाय टू आर लिखा है, क्या लिखा है? अल्फा वी जीरो बाय टू आर। तो ये बात क्या है? गलत है, ये बात भी गलत है। ठीक, उसके बाद रेशियो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल एट अ पॉइंट r by 2 from the center towards the hole will be r by 2 from the center towards the hole will be, ये निकालते हैं। तो देखो क्या बोले? रेशियो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r by 2 from the center। तो देखो इसमें क्या बोला है? सपोज ये शेल है, ये शेल है। अब होल अपन कहीं यहां बना लेते हैं, देखो ये होल हो गया, है ना। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल से r by 2 डिस्टेंस दूर, r by 2 डिस्टेंस दूर टुवर्ड्स होल। तो होल से भी कितना डिस्टेंस होगा? r by 2 ही होगा। ठीक, अब यहां पर अपने को क्या निकालना है? चेंज निकालना है कि एक्चुअली निकालना है? नेट रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो। रेशियो पूछा है, द रेशियो द पोटेंशियल द सेंटर और वहां का। तो सेंटर का पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? सेंटर का। अब हाँ, अब माइनस करना पड़ेगा। तो v एट सेंटर कितना होगा? जो पहले v था माइनस जो होल काटे उसके कारण कितना था। तो पहले कितना आया था? के क्यू बाय आर, और होल काटे तो कितना आया था? अल्फा टाइम्स के क्यू बाय आर। तो के क्यू बाय आर क्या आएगा? कॉमन बचेगा क्या? वन माइनस अल्फा। ये सेंटर का होगा, ये हो गया पहला बात। अब दूसरा बात क्या का निकालना है? अच्छा, मैं डायग्राम कहां बनाया था? सॉरी, इधर बनाया था। चलिए, तो अब कहां निकालना है? यहां निकालना है। ठीक, तो देखो पूरे शेल के कारण सेंटर पे कितना होगा? वे तो होगा नहीं, पोटेंशियल बोल रहा है के क्यू बाय आर। इनिशियल तो के क्यू बाय आर ही होगा ना। इनसाइड का कोई भी पॉइंट ले लो, एक ही पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, अब ये आ गया के क्यू बाय आर, माइनस कर देंगे होल के कारण। अब आर डिस्टेंस दूर नहीं, आर बाय टू डिस्टेंस दूर लेना है। तो क्या होगा? के अल्फा क्यू बाय टू आर। ये होगा कि नहीं होगा? के अल्फा क्यू बाय टू आर। हाँ सॉरी, आर बाय टू, तो टू पर चल जाएगा, सॉरी, आर बाय टू। ठीक, समझ में आया बात? अब तो के क्यू बाय आर कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा? वन माइनस टू अल्फा। और पहले क्या आया था? के क्यू बाय आर वन माइनस अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दो, के क्यू बाय आर कट गया, तो वन माइनस टू अल्फा बाय
1 माइनस अल्फा, लेकिन हमको पूछा था सेंटर टू ये, तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस 2 अल्फा। ये समझ में आया? तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा का रेशियो, तो क्या होगा ऑप्शन, ये बात तो सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं डी। The magnitude of electric field at a point located on the line passing through the hole and the center of shell on a distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by alpha v0 by 2r। मतलब इसमें आपको ऐसा बोला है बच्चों, देखो अपन क्या करें, ये शेल है अपना जो था, इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है जिसमें होल भी आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, होल भी आ रहा है, और कितना डिस्टेंस दूर, 2r डिस्टेंस दूर। यही तो बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द सेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक, तो आउटर पॉइंट के लिए पूरे शेल के कारण पहले कितना था, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो 2r लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे k, अरे भाई साहब k q बाय 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा। रिड्यूस्ड बाय, तो अपने को पूरा तो नहीं निकालना है, सिर्फ होल के कारण कितना है वो निकालना है। तो होल से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, r, और होल का चार्ज कितना है, अल्फा क्यू, होल का चार्ज कितना है, अल्फा क्यू, तो क्या होगा k अल्फा क्यू बाय आर, नहीं क्या आर, हाँ आर स्क्वायर, के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि ये जो होल है उससे कितना डिस्टेंस है, आर पे, तो के अल्फा बाय आर स्क्वायर। तो देखो के अल्फा आर स्क्वायर को क्या लिख सकते, के थीटा के क्यू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये था ई नॉट, ई नॉट की वी नॉट के टर्म्स में बोला है ना, वी नॉट के टर्म्स में बोला है, तो के क्यू बाय आर को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, तो क्या आएगा वी नॉट अल्फा बाय आर, वी नॉट अल्फा बाय आर। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या बोला था, ये क्या हो गया, इधर चले गया क्या, हाँ क्या बोला है, अल्फा वी नॉट बाय 2r बोला है, तो ये बात भी क्या है, गलत है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ सही है सी। देखो समझ आया पक्का, बढ़े आगे बच्चों, ये दोनों समझ में आए, चलिए क्लियर। ठीक, अगला, अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस r कैरीज अ टोटल चार्ज q। मान लिए given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r। तो अपने को क्या लेने बोला है, स्पीयर लेने बोला है जिसका रेडियस क्या है, r है, और क्या है दूसरा, एक जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस क्या है, जो गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका हाइट h है और रेडियस, बेस रेडियस क्या है, r। ठीक, विथ इट सेंटर एज सेम एज दैट ऑफ शेल, यानी सेंटर मतलब दोनों का मैच करें, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, मतलब समझ रहे हो, सिमेट्रिकली एक जगह है। फिर विच ऑफ द, और विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम सरफेस। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। पहला, हाइट जो है वो 2r से बड़ी है, हाइट जो है वो 2r से बड़ी है, 2r से बड़ी, 2r मतलब तो ये हो गया, तो 2r से बड़ी मतलब थोड़ा सा हल्का सा बड़ा ले लेते हैं, ऊपर और बॉटम सरफेस को 2r से क्या ले लेते हैं, बड़ा, और रेडियस इज ग्रेटर देन आर, रेडियस इज ग्रेटर देन आर। अब रेडियस आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, लेकिन आर से तो बड़ा है नहीं, आर इज ग्रेटर देन आर, तो इसका जो रेडियस है वो आर से बड़ा है, तो इसका भी रेडियस से बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, पूरा इंक्लोज कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, पूरा अंदर ले ले रहा है। अब ये पूरा अंदर ले रहा है तो सिलेंडर से कितना होगा, ये तो बात सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, टोटल चार्ज एंक्लोज हुए, पूरा पूरा एंक्लोज कर लिया ना। ठीक, सेकंड केस के लिए बनाते हैं। ठीक है, सेकंड केस के लिए क्या होगा, सेकंड केस के लिए ये पढ़ते हैं कि h इज लेस देन 8r बाय 5, हाइट क्या है, लेस देन 8r बाय 5, तो 8r बाय 5 क्या 2r से छोटा है, बड़ा है, 2r से छोटा है, 2r से क्या है, छोटा, तो क्या ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, मजा नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, पहले सिलेंडर ही बना लेते हैं साले को, है ना, तो सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर का ये हाइट कितना है, 8r बाय 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 8r बाय 5, और रेडियस कितना बोला है, 3r बाय 5, तो ये r से छोटा है, स्मॉलर, रेडियस से छोटा है। ठीक है,
तो अब अपना कौन बड़ा हो जाएगा? स्पीयर बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीयर बड़ा हो जाएगा, कटेगा। ठीक, तो देखो हाइट कितना काट रहा है देखते हैं r/5 में। तो अपना उसका हाइट कितना था? 2r। तो बताओ नीचे और ऊपर कितना बचेगा? तो क्या करते हैं, 2r माइनस 8r/5 कर दो तो कितना हो गए? 2r/5। तो ऊपर r/5 एक्स्ट्रा है और नीचे r/5 एक्स्ट्रा है। ये समझ में? ऊपर r/5 एक्स्ट्रा रहेगा और नीचे r/5 एक्स्ट्रा रहेगा लेंथ। ठीक है, जो अपना स्पीयर है उसका। और फिर रेडियस में कितना कमी रहेगा? तो रेडियस कितना था? r। रेडियस कितना था? r। तो रेडियस कितना बाहर रहेगा? r माइनस r/, तो ये भी 2r/5। तो 2r/5 तो नहीं नहीं, रेडियस तो r ही है ना, तो 2r/5 रेडियस है, तो 2r/5 ना। रेडियस तो इसका रेडियस r ले रहे हैं, इसका रेडियस r ले रहे हैं, उसका भी। तो ये इसका यहां से कितना रहेगा? 2r/5। ये समझ में? डायमीटर थोड़ी माइनस करने हैं। उसमें तो हाइट देख रहे थे तो 2r ले रहे थे, इसमें 2r थोड़ी माइनस करेंगे। इसमें क्या माइनस करेंगे? r। तो हम यहां क्या बना देते हैं? अच्छा, डायगोनल कितना होगा ये चेक करें क्या? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4r/5। डायगोनल अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं ना। ये कितनी रहेगी? अच्छा, यहां कितना है? 2r/5। तो समझ में आ जाएगा ना, डायगोनल अंदर आ रहा होगा कि डायगोनल के भी अंदर। ये पूरा इंक्लोज कर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डायगोनल कितना होगा लगभग? ये हो गया आपका कितना था? 4r/5 था, 8r/5 था ना। हाँ, तो 4r/5। और ये कितना है? 3r/5। ठीक, क्या है? 3r/5। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5r/, ये r हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? r। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये ऐसा बन गया सिलेंडर। देखो ये क्या? स्पीयर कंप्लीटली इसको एंक्लोज करता हुआ। देखो ये r टच किया तो ऐसा बना, ये एलिप्स जैसा दिख रहा है। आप लोग घबराना नहीं, ये स्पीयर ही है। हर जगह ऐसे टच कर रहा है एज को, r डिस्टेंस है नहीं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई फ्लक्स पूरा बाहर है, चार्ज पूरा बाहर है, ये एंक्लोज कर रहा है कुछ? जीरो। बी क्या है? समझ में आया? तो पूरा विजुअलाइजेशन का और क्या है। ठीक है, तीसरा क्या करते हैं बच्चों? तीसरा, तो h बड़ा है 2r से, h बड़ा है 2r से, लेकिन r जो है वो क्या है? 3r/5 है। h बड़ा है 2r से, लेकिन रेडियस कितना है? 3r/5। तो रेडियस तो ऐसे ही रहेगा, h 2r से बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं, इसी डायग्राम में हाइट को 2r से बड़ा कर देते हैं। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बच्चों ये चार्ज एंक्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और ये जो इतना एरिया होगा, इससे क्या रहा होगा? चार्ज बाहर आ रहा होगा, है ना। तो देखो 2π 1 माइनस कॉस थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सॉलिड एंगल 2π 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखो पूरा स्पीयर से अगर बाहर आते रहता तो 4π होता अभी, लेकिन और थीटा कौन सा लेते हैं? ये वाला एंगल, ये निकाल लेते हैं तो इजी इजी है। देखो ये कितना है? 3r/5 नहीं, हाँ कितना है? 3r/5। ये है 3r/5। और ये कितना होगा? ये जहां काट रहा है वो तो r ही होगा। तो ये 3r/5 है और ये r है, तो ये थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर ये 37 डिग्री आ गया। क्या गया? 37 डिग्री। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर रख देते हैं। तो सॉलिड एंगल कितना बन रहा है? 2π 1 माइनस कॉस 37 4/5। तो कितना हो जाएगा ये? 2π/5। आ रही बात समझ में? अब देखो 4π कंप्लीट सॉलिड एंगल के लिए क्या था? q/ε0। क्या था? q/ε0। तो एक के लिए कितना होगा? 1/4π q/ε0। तो 2π/5 के लिए कितना होगा? इंटू 2π/5। ये कट गया, कितना आया? 2। 5 2 जा 10। तो क्या आया? q/10ε0। क्या लिखा है? तो सी ऑप्शन क्या है? ठीक। अब r को अगर 4r/5 ले लिया है तो बच्चों ये एंगल 37 की जगह क्या हो जाएगा? 53। 53 में क्या आएगा? 3/5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5। तो आ जाएगा ये। तो देखो ए बी डी।
उल्टा हो गया, वो ऑप्शन उल्टा होगा उसमें, तो क्या गलती कर दी? ये गलत ले लिए क्या? लिए तो बिल्कुल सही है। अरे हाँ, ठीक ठीक, गलत, वेरी गुड। क्या यह क्यू बाय टेन एप्सिलॉन नॉट आया? क्या गलती की समझ में आ गया? क्यू बाय टेन एप्सिलॉन, तो ये तो इतने का ही निकाले ना, ये ऊपर भी तो है, वो भूल गए थे, सॉरी। तो इनटू क्या करेंगे? टू, तो क्या आएगा? क्यू बाय, और उसमें टू क्यू बाय फाइव आएगा, समझ गए? तो ये सही है, ये गलत है, माफ कर दो मेरे को, ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक, दो है ना ये, और इसको भूल गए, ये किए बस, ऊपर भी तो है, दो कौन बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला। ओके, समझ में आएगी बात? बढ़े आगे, नेक्स्ट। अरे बाप रे, देखिए ये क्या सवाल है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, हाँ। अगला, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बताओ इसका, वो गॉसियन सरफेस कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल बनता है, और इसके ऊपर नीचे से फ्लक्स नहीं निकलता है। फ्लक्स कहां से निकलता है? रेडियली, रेडियली बाहर, समझ रहे हो सर? रेडियली बाहर, जैसे ये रॉड है तो रेडियली बाहर निकलता है, तो पता है ना आपने को? चलिए अब देखिए, फिर अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया है। इट पियर्सेस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग है, स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे दैट PQ सबस्टेंस एन आर्क ऑफ फलाना, जो भी है PQ, यानी इतना 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ऐसे द परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इतना होगा, ये तो एकदम आसानी से निकल सकता है। जो चार्ज एंक्लोज होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट करना है, Q एंक्लोज्ड, तो चार्ज कितना एंक्लोज्ड है? सिर्फ इतने लेंथ में जो है। अब ये दे दिया बच्चों 120 डिग्री, ये दे दिया R, इधर से अपन ड्रॉप कर देते हैं, कॉर्ड सेंटर से बाइसेक्ट करता है, ये R हो गया, और ये आधा कितना हो गया? 60 डिग्री, तो ये कितना निकल जाएगा? √3/2R, ये आधा, तो पूरा कितना हो जाएगा? √3R। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये आधा 60 डिग्री हुआ, हाइपोटेनस R है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3/2R साइन 60, और इसका डबल कर दिए तो क्या आ गया? √3R। तो ये हाइट इसकी कितनी है? √3R। ठीक, अब चार्ज कितना होगा उसमें? √3R इंटू लैम्डा, ये होगा। तो चार्ज एंक्लोज ये हो गया, तो Q बाय क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट, तो इधर डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो ये क्या निकल गया? फ्लक्स। ठीक, तो ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरा, द Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ये बात भी क्या है? क्योंकि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Z डायरेक्शन में है ही नहीं। ये क्या बनाता है? ऐसे सिलेंडर बनाते हैं ना, रेडियली क्या रहता है? बाहर, ऐसा ऐसा रहता है, लेकिन Z डायरेक्शन में कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो ये बात सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द शेल इज इतना, तो ऊपर वाला सही है, तो ये बात गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स, गलत बात है ना? क्योंकि भाई शेल ऐसा है, तो अगर ये सेंटर पे से जाता तो मैं बोलता रेडियली, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट्स पे तो फ्लक्स ही नहीं है, जेड डायरेक्शन वाले में, भाई यहां तो कोई फ्लक्स ही नहीं है ना ये वाले पॉइंट पे, आ रही बात समझ में? तो हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो ए और बी चेक करिए, समझ में आया बात? बढ़े आगे, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला, ये क्या आ गया भाई? अरे बाप रे, मैट्रिक्स मैच। ठीक है, देखते हैं। अब क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड एट पॉइंट 00 D, माने Z डायरेक्शन में D, generated due to various charge distribution and dependence of E on D is found to be different for different charges. List 1 contains different relationship between E and D. List 2 describes the different electric charge distribution along with the location. Match the function of list A related to distribution list 2. ठीक है बच्चों, पहला। अब देखते हैं पहला, अ पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन, क्या बोला है बच्चों? पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन, और इसका 00 D पे निकालना है, तो D स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वो इनवर्सली। पॉइंट चार्ज तो हर डायरेक्शन में स्पीयर बनाता है गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? R,
तो आर में फर्स्ट तो आएगा ही, तो फर्स्ट तो सब ऑप्शन में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला, फिर उसके बाद दूसरा देते हैं, अ स्मॉल डाइपोल विथ चार्जेस क्यू एट 00 एल एंड माइनस क्यू एट 00 माइनस एल। ठीक, तो डाइपोल बनाते हैं। ठीक, जेड एक्सिस को ऐसा बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि जेड में ही पूछा है ना, तो जेड को ऐसा बना लेते हैं, एक्स वाई को उल्टा बनाते हैं। ठीक है, एक्स को ऐसा और वाई को ऐसा कर लेते हैं सपोज। ठीक है, अब कहां पे है जेड एक्सिस में, एक 00 एल और माइनस एल पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो माइनस क्यू और सॉरी पॉइंट चार्ज क्यू और माइनस क्यू माइनस एल पे, तो यहां पर माइनस क्यू है सपोज, ये हो गया माइनस एल पे, और प्लस एल पे क्या है, प्लस क्यू। तो डायरेक्ट पोल डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अब डी क्या पे, डी डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस क्या होगा, डी। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, एक्सियल पोजीशन, 2 के पी बाय आर क्यूब। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, डी क्यूब। किससे प्रोपोर्शनल आया, डी क्यूब। तो एस वाला क्या होगा, एस टू, एस के लिए 2 होगा, एस के लिए क्या होगा 2। तो 4 5 है, तो या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है। ये बात क्लियर हो गया। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, उसके लिए आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन तो 5 5 है, 5 3, तो फोर्थ वाला आर के लिए है कि नहीं है, चेक करते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं, और आर क्या है, 1/d²। टू इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। Two infinite wire carrying uniform linear charge density parallel to the x-axis, one along y बराबर 0 और अदर बराबर z बराबर l से पास हो रहे, कि along है, along y बराबर 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस वाली लाइन होती है। अब सही बनाते हैं ना, अब x एक्सिस को x एक्सिस बनाते हैं। तो एक ऐसा है x एक्सिस के along लैम्डा वाला, दूसरा z बराबर l पे। तो z बराबर l मतलब सपोज z एक्सिस को कहां ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, वर्टिकल ले लेते हैं, ऊपर क्या ले लेते हैं, वर्टिकल। तो z बराबर l, एक मिनट कुछ अलग दिया है, अच्छा y0 zl के along, ठीक है, y0 zl, तो z बराबर l है और y बराबर 0, तो कैसा बनेगा लाइन, बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं बच्चों, ये और ये, सपोज x y और z। ठीक है, तो लीनियर चार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल, तो एक्स एक्सिस बने उसके पैरेलल बनेगी। y का वैल्यू 0 मतलब y कोऑर्डिनेट पे चिपकी होगी, और z बराबर l मतलब थोड़ा आगे, है ना, ऐसा बना लेते हैं। ये बना लेते हैं अपना कितना, लैम्डा। और याद रखना ये कितना दूर है, यानी ये z एक्सिस में ये परपेंडिकुलर दूर है कितना, l डिस्टेंस दूर, प्लस l बोला है। ठीक, अब y बराबर 0 और z बराबर माइनस एल, मतलब इसके पीछे चले जाते हैं, कहां, माइनस एल, वहां पे दूसरा हो गया, ये कौन सा वाला है, माइनस लैम्डा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, पक्का। तो यानी ये y एक्सिस जो बना है उसके एक इधर है और एक इधर है, और x एक्सिस ऐसा पैरेलल, क्लियर है। अब हमको क्या बताना है, हैज अ चार्ज रेंज माइनस लैम्डा, टेक 2l वेरी वेरी लेस देन d, जो d है वो बहुत बड़ा है 2l से। हमको ये बताना है कि d पे क्या होगा, d कहां पे था, z पे था, d कहां पे था, z पे। तो z एक्सिस पे एक पॉइंट रख लेते हैं, z एक्सिस पे एक पॉइंट रख लेते हैं, पक्का। तो एक L पे और एक D पे, तो ये यहां से कितने दूर है, D, यहां से D पे। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं और एक इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं, ठीक, ये दोनों के कारण मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बताओ डी पॉइंट पे, यानी डी वायर से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर निकाल सकते हैं ना, अपना वो क्या पढ़े, 2k बाय इनफाइनाइट 2k बाय 2k लैम्डा बाय डी, की लैम्डा बाय 2d, 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय डी। ठीक, तो परपेंडिक यहां से ये d है, यहां से ये d है, तो ये d हो गया, और l क्या है, ये l है ना,
तो एल पॉइंट पे है और हाइट कितने पे है? हाँ, दोनों लाइन ना जेड को ऐसा काटते हुए बन जाएगी, ऐसे यही बन जाएगी, है ना। तो एक आ जाएगा एल माइनस डी और एक आ जाएगा एल प्लस डी, एल माइनस डी और एल प्लस डी, क्या जाएगा? नहीं, डी माइनस डी बड़ा है तो डी माइनस एल और डी प्लस एल, क्या जाएगा? डी माइनस एल और डी माइनस एल और डी प्लस एल। तो 2k बाय लैम्डा और अब माइनस 2k बाय लैम्डा होगा कि प्लस 2k बाय लैम्डा होगा? माइनस होगा ना, तो माइनस 2k लैम्डा बाय डी प्लस एल हो जाएगा। ये समझ में आया? एक डी है तो ये इसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ऐसा सोच लिए, है ना। तो एक ये डी डिस्टेंस है तो एक एल है, तो एक हो जाएगा इससे डी माइनस एल और इससे डी प्लस। ठीक है, बात समझ में आई? अब तो इसको ऐड करते हैं तो ये तो समझ में आ गया बच्चों, डी माइनस एल डी प्लस है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर माइनस, इसलिए बोला एल बहुत बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे क्या जाएगा? डी स्क्वायर, क्या जाएगा? डी स्क्वायर। और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2k लैम्डा डी प्लस एल माइनस 2k लैम्डा डी माइनस एल। अब बताओ डी वाला टर्म कटेगा कि एल वाला टर्म कटेगा? डी वाला टर्म कटेगा, तो डी वाला टर्म कटेगा तो फिर ये नीचे वाले को काट नहीं पाएगा, तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ही आएगा। तो आर के लिए क्या सही है? 4b सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। चेक करो। समझ में आया बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक, थोड़ा इसमें विजुअलाइजेशन का वो है, 3D विजुअलाइजेशन, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आया? डी प्लस एल ऐसा वाला तो सॉल्व भी किया अपन जब डायपोल के लिए निकालते हैं, है ना। ऐसे वाला चीज नीचे जब ये आ जाता है और एक छोटा रहता है दूसरे से। समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है? अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज जस्ट प्लेस्ड आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल, जस्ट आउटसाइड मतलब ऊपर रखा हुआ है। द सरफेस ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज फलाना। ठीक, तो देखो जस्ट आउटसाइड रखा है तो सरफेस पे ले लेते हैं पॉइंट, मजा आएगा। तो फ्लक्स जो हो रहा होगा ये तो खुद एक स्पीयर बनाता है, तो जितना भी अंदर घुस रहा होगा कर्ड सरफेस से, क्योंकि देखो आउटसाइड है तो स्पीयर अपने अंदर कोई फ्लक्स स्टोर करके तो रख नहीं रहा है, जब एंक्लोज करता है तभी फ्लक्स अंदर रहता है। अभी नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। मतलब कर्ड सरफेस से जितना फ्लक्स इससे अंदर घुस रहा होगा ये फ्लैट सरफेस से उतना ही बाहर आ जा रहा होगा। ये बात समझते हो कि नहीं समझते? पक्का? अब मेरे को बताओ ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 45 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा उतनी तो कट सरफेस से एंटर कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो सॉलिड एंगल निकालते हैं, अभी पढ़े हैं सॉलिड एंगल का, तो अभी क्वेश्चन बना है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ये आ गया। तो इतने एंगल से अब टोटल फ्लक्स कितने से पास होता है? 4 पाई से, तो इसमें इंटू कर देते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे 4 पाई के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए। तो 2 पाई कितने जा? 2 जा कट गया, ठीक है। तो क्या आया? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय रूट 2। अच्छा ये माइनस बोला है, माइनस प्लस, माइनस कब होता है प्लस कब होता है? इसके लिए प्लस होगा कि इसके लिए क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है, और इससे बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ये बात सही है, अंदर आता है तो पॉजिटिव, बाहर जाता है तो नेगेटिव। तभी तो अंदर आ रहा है पॉजिटिव गिने प्लस, फिर इस सरफेस के लिए माइनस, तो नेट फ्लक्स जोड़ेंगे पूरा ओवरऑल और सरफेस के लिए तो क्या आएगा? जीरो। आ रही बात समझ में? अगर हाँ ये बात भी है, हाँ नेट फ्लक्स जीरो है तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर बाहर जाने वाले को अपन नेगेटिव पॉजिटिव ले लें तो अंदर आने वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक,
हाँ एरिया भी उल्टा घुमा हुआ है, ठीक है। पता नहीं, छोड़ो, ऐसा इतना नहीं सोचो। मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, ठीक है। बाकी दूसरे ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिया नहीं अभी। अगला, द टोटल फ्लक्स थ्रू द कट फ्लैट सर्फेस, गलत बात भाई, जितना कट से आ रहा है उतने ही से जा रहा है, ठीक है। फिर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सर्फेस इज कांस्टेंट ओवर द सर्फेस। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड normal to the surface, normal to the flat surface is constant over the surface. E डॉट dl क्या बताता है? E डॉट dl Q बाय एप्सिलॉन नॉट बताता है। E डॉट dl क्या बताता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ये बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पर अगर अपन क्या ले लिए, छोटा सा एक एरिया ले लिए ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये क्यू के कारण क्या होगा, चार्ज ऐसे जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे होगी, ई ऐसे होगा ना। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ये वाला और एक पैरेलल वाला, ठीक। फिर यहां पे लेते हैं, ये तो निकाल के देखना पड़ेगा, ये क्या करके देखना पड़ेगा बच्चों, निकाल के देखना पड़ेगा। तो दो पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। देखो ये तो क्यू आर डिस्टेंस दूर है, तो यहां क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस आर नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं, सपोज एक ऐसा एंगल ले लेते हैं जहां से अपने को आसानी हो बनाने में, अपन यहां से आर बाई टू ले लेते हैं, एंगल पता लग जाएगा ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, 30 नहीं होगा, तो टेन थीटा 30 हो जाएगा। अपन छोड़ो ना, रूट में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं, अपन देख तो लेंगे, ठीक है। थीटा हो गया, अभी टेन थीटा क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। टेन थीटा कितना आ रहा है, 1/2। टेन थीटा 1/2 आ रहा है बच्चे लोग, तो ये जो थीटा होगा ये भी वही थीटा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पर देखते हैं, ये r/2 लिए तो ये कितना होगा, अपन निकाल सकते हैं, कितना होगा, √5, तो r का वैल्यू आ गया √5r/2 है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो √5r/2 ये आया। अब √5r/2 आ गया, तो यहां के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निकाल सकते हैं, कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 5 2 ऊपर आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सॉरी 4, तो इसका स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसमें इंटू क्या कर देंगे, क्या थीटा, अपने को कॉस कंपोनेंट चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा। तो टेन थीटा 1/2 है, तो कॉस थीटा क्या होगा, 2/√5, क्या होगा 2/√5, मल्टीप्लाई करते हैं, 2/√5, ठीक है, 2/√5। तो ये कट रहा है क्या, सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा, तो ऑप्शन क्या है, समझ में बात, पक्का के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होता, तो हम बोलते यहां पर ये तो नॉर्मल के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है ना, यहां पर इस पॉइंट पे, भाई इस पॉइंट पे अपन निकाल के देख लिए, नहीं आ रहा है सेम, ठीक है, पक्का, पता नहीं गलत भी हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लैट सर्फेस इज इक्विपोटेंशियल, हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखो ना ये पोटेंशियल का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे सेम है कि नहीं सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, सेम होगा, क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब अगर मूव करें तो क्या चेंज नहीं होना है, पोटेंशियल चेंज होना, हाँ तो इक्विपोटेंशियल होगा, सही बात है भाई। क्यू के कारण इस पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लिया आप, ले लिए, तो सपोज ये आर है, ये आर है, तो ये क्या होगा, √2r। अरे भाई साहब बनना भाई, अरे क्या होगा, ये डिस्टेंस √2r, तो सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट लोगे वही होगा ना, सेंटर से आर और इधर से आर, √2r। तो v अगर निकालोगे तो हर पॉइंट का v क्या आ गया, के क्यू बाय √2r, के क्यू बाय √2r, के क्यू बाय √2r, सेम आएगा। तो ये बात क्या है, सही, देखो एडी है, चेक करो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, ये बात क्यों गलत है समझ में आ गया, ये क्यों सही है समझ में आ गया, ये क्यों गलत है समझ में आ गया,
ये क्यों गलत है, समझ में आ गया पक्का? ठीक है, और ये लास्ट वाला तो क्या, पोटेंशियल निकाल लो पी पॉइंट पे, सेम है, सेम डिस्टेंस पे सब √2r पे, तो सेम होगा। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला, कैविटी। क्या है बच्चों, कैविटी। कैविटी बनाए हैं अपन लोग, चलिए देखते हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1, ठीक है, जिसका सेंटर, ठीक, एट द ओरिजिन O. In this distribution a spherical cavity of radius r2 centered at P. ये लिखा नहीं है, ये पॉइंट क्या है, P, ठीक। OP का वैल्यू कितना दिया है, A, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, A है। मतलब अगर हम लोग क्या कर देंगे, R1 को R2 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, A, वही लिखा है, R1 माइनस R2 क्या है, A. The electric field inside the cavity at a position R is then, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं बच्चों, पहले ही अपन डेरिवेशन में किए हैं ये चीज, तो आपको ये पता रहना है। देखो, जैसे अगर कैविटी है तो कैविटी के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक। मैग्नीट्यूड उसका क्या रहता है, कांस्टेंट। और डायरेक्शन क्या रहता है, जो लाइन ज्वाइनिंग है ए है, ये ए हो जाएगा, ए वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, इसी ए के अलोंग, ठीक। इसका बड़ा सा डेरिवेशन किए थे अपन, ठीक है। फिर से चाहो तो बना सकते हो, क्या करोगे, पूरे स्पीयर के, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेना, पूरे स्पीयर के कारण कितना होगा लिखना, सिर्फ कैविटी के कारण कितना होगा लिखना। उसके लिए अपने को पूरा, जब चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था उसके लिए क्यू चार्ज लेके बनाना पड़ेगा, और फिर इसके लिए वही q/4/3 πr³ चार्ज डेंसिटी निकाल के इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो चार्ज kq इनसाइड पॉइंट के लिए kqr/r³ होता है, तो वो आएगा, और इसके लिए ये आएगा। फिर उसको सॉल्व करोगे तो एक जगह ऐसा आता है r2 माइनस r1, और r2 माइनस r1 वेक्टर को r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, a, तो r2 माइनस r1 की जगह a आ जाएगा, तो पूरा कांस्टेंट हो जाता है। और डायरेक्शन किसके रहता है, a के अलोंग। ये डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब आंसर बताते हैं। E इज यूनिफॉर्म, ये बात सही है। द मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r2 बट इट्स डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन r, नहीं, क्या नहीं, A R2 माइनस R1 के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, R यानी इसके सेंटर से कौन सा पॉइंट ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन R, नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A, तो मैग्नीट्यूड भी A पे डिपेंड करता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। देखो D, बोथ जहां पर है ना, बोथ डिपेंड्स, समझ में आई बात, पक्का? क्या इसका डेरिवेशन बताना है, तो एक बार बता देता हूं डेरिवेशन, ठीक है। बाकी ये आंसर तुरंत बन जाना चाहिए क्योंकि कैविटी अपन पढ़ चुके हैं। एक बार चलो डेरिवेशन करा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं, क्या, अरे बाप रे, इतना भी नहीं बढ़ाना था, चलो कोई बात नहीं, इतने को ही काट लें क्या, रुको इतने को काट लेते हैं। यहां तो बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये कट गया, अब बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब अपन क्या करें बच्चों, ये कैविटी को ही अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं, है ना। देखो कैसा आएगा। सबसे पहले मान के चलो पूरे में चार्ज था Q, मान के चलो पूरे में चार्ज कितना था, Q था, तो आप इसका चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हो, Q/4/3 पाई R1 का क्यूब, ये लिख सकते हो, ठीक। फिर आप Q डैश, ये Q डैश था, सिर्फ इस कैविटी में कितना चार्ज था वो, तो Q डैश को आप लिख सकते हो Q/4/3 पाई R³ इंटू कैविटी का 4/3 पाई R2³ ये R1³ था, ठीक है। 4/3 कट गया, तो Q डैश कितना आया, Q R2³/R1³। ये बात को क्या करना, याद रखना, वाइवा में पूछूंगा मैं, ठीक है, इसको याद रखना। अगला, अब यहां एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, कोई सा भी जनरल पॉइंट ले लो। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला था जनरल पॉइंट अगर आप ले लिए तो यहां से वो कितने डिस्टेंस पे पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, स्मॉल r है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, R1 वाले स्पीयर, पूरा स्पीयर जब था
पूरे स्पीयर के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये निकालना पड़ेगा। तो ये पूरे बड़े स्पीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते हैं, के क्यू आर बाय मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन। क्या पूरा वेक्टर फॉर्म लिखेंगे साले को, ठीक है, लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, पहले तो के है, के की कोई बात नहीं, क्यू पूरे बड़े स्पीयर का ले रहे हैं तो क्यू ही होगा। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है बच्चों, कहां से यहां तक से यहां का, ठीक। तो क्या होगा, इसको बोल देते हैं सपोज R1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, R1। अपने को पता नहीं, अपन R1 बोल दिए, ठीक। आ रही बात समझ में, क्या बोल दिया इसको, R1। अब यहां पर लिख देते हैं R1 बाय R का क्यूब। समझ में आई बात, R1 का क्यूब ना, के क्यू R1 बाय R1 का क्यूब, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा स्पीयर कि उसके इनसाइड पॉइंट के लिए। दूसरा अब लिखते हैं किसके कारण, छोटे स्पीयर के कारण। तो E क्या होगा, के क्यू डैश, के क्यू डैश इंटू यहां से यहां का ना ये डिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। तो उसके लिए तो स्मॉल आर है, तो के क्यू स्मॉल आर बाय R2 क्यूब। ये समझ में आया, पक्का। अब क्यू डैश का वैल्यू क्या डाल देते हैं, तो E का वैल्यू क्या होगा, के क्यू क्या बच्चों, R2 क्यूब बाय R1 क्यूब। नीचे भी क्या है एक पहले से R2 क्यूब इंटू R। ये वाला R2 क्यूब, ये वाला R2 क्यूब क्या हो गया, कट गई। तो क्या आ गया बच्चों, ये के क्यू स्मॉल आर बाय, समझ में आया। अच्छा अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन देखते हैं तो रेडियल ही रहता है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं R1 यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए मार्क मैग्नीट्यूड इतना हो गया R1 यूनिट वेक्टर, और इसके लिए छोटा r यूनिट वेक्टर। क्लियर बात, पक्का। अब R1 और R1 यूनिट वेक्टर को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो R1 वेक्टर ही हो जाएगा खाली। तो इसको लिख लेते हैं के क्यू बाय R1 क्यूब R1 वेक्टर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं के क्यू बाय R1 क्यूब R वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पूरे के कारण था जो माइनस कर दो कैविटी के कारण, तो आ जाएगा E R पे आएगा बच्चों। तो के क्यू बाय R1 क्यूब क्या है, कॉमन, अंदर क्या बचा R1 माइनस R। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर वेक्टर वेक्टर खेलते हैं, इसको मिटा के मस्त। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ याद है, देखो ये पॉइंट लिए थे जनरल, यहां से ये पॉइंट कर रहा है, ये क्या था R1 वेक्टर, ये था R वेक्टर, और ये को मान लो A वेक्टर। सेम ऑर्डर में कौन कौन है, A और R। तो क्या लिखोगे, A प्लस R बराबर R1। तो R माइनस R1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, A वेक्टर। R1 माइनस R बराबर R1 माइनस R बराबर क्या आ जाएगा, A वेक्टर। R1 माइनस R की जगह क्या लिख सकते हो, तो क्या होगा के क्यू बाय R1 क्यूब इंटू A वेक्टर। ये आया कि नहीं आया बच्चों। तो क्या ये कैविटी के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड, क्या उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आर आर स्मॉल आर वेक्टर के टर्म्स में आया क्या, नहीं। सिर्फ दोनों के जो सेंटर है, कैविटी का जो सेंटर है और इसका सेंटर है, उसको जो पॉइंट कर रहा है वेक्टर ए, उसके अलोंग आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ए तो गिवन है ना भाई, आर का पॉइंट आप कहीं भी ले लो, ए वेक्टर तो वहीं जाएगा। अब समझ में आ गया वो क्यों ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन। समझ में आया, तो ये डेरिवेशन याद रखना पक्का। ये भी यार तुम लोग याद नहीं रखते, ठीक है। बढ़े आगे, समझ में आ गई ये चीज। अगला कहां गया, अगला मैं यार भटक जाता हूं। हाँ अगला, ये भी बनाए हुए क्वेश्चन है, तो कैसे बनाए थे इसको,
इंटीग्रेशन करके तो बहुत लंबा बना था, उस छोटे मेथड में क्या बना दिए थे, गॉस लॉ फ्लक्स वाले से। ठीक है, चलो देखते हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट इन लैम्डा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दिया है लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर yz plane parallel to the y axis yz plane at z is equals to root 3 by 2a, z is equals to root 3 by 2a, नीचे इधर, ठीक है, सॉरी z इधर ही है ना, ऊपर है, z is equals to root 3 by 2a. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in xy plane at center at its origin is इतना, हमको क्या की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा मान सकते थे बच्चों, ये देखो ये z है, ठीक, तो ये फ्लक्स कैसा बनाता है, ऐसा बनाता है ना, सिलेंडर, क्या बनाता है, सिलेंडर। तो हमारा जो ये वाला जो लाइन चार्ज है वो ऐसा फ्लक्स बना रहा होगा, ठीक। तो देखो यहां से यहां, यहां जोड़ दो, यहां से यहां और यहां जोड़ दो, ऐसा जोड़ दिए, ठीक। अब इसको एंक्लोज करने वाला क्या बना लेते हैं बच्चों, एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसा, ठीक। तो इस लेंथ पे, इसका लेंथ कितना होगा, इतना होगा ये वाला, ये हिस्सा, ये लेंथ जो एंक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस, ये लेंथ पूरा एंक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस, तो चार्ज कितना बाहर फेंक रहा होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पूरे सिलेंडर से कितना निकाल रहा है वो नहीं पता करना है, सिर्फ ये एंगल क्या है पता करना है, इतने एंगल में जो फ्लक्स फेंक रहा है वही क्या आ रहा है, इससे बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है डायग्राम, लोगों को समझ में आएगा, है ना, ठीक है। अब तो इतने एरिया से फ्लक्स कितना आएगा बस बाहर अपने को निकालना है। तो देखो पूरे 360 डिग्री के लिए, अगर ये वाला एंगल पूरा 360 डिग्री ले लिए, पूरे सिलेंडर का कट सरफेस एरिया ले लिए, तो उसके लिए इतना है, अपने को इतने के लिए निकालना है, तो एंगल चाहिए, ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं बच्चों। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे दिया है, √3/2a, और इसका लेंथ क्या दे दिया है, पूरे का a दिया है, पूरे का a दिया है ना बच्चों, एक्स एक्सिस में कहां दिया है, दिया है एक्स 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 दिया है ना, एक्स एक्सिस में कितना है बच्चों, a, पीछे से आगे तक a दिया है, तो आधा कितना होगा, a/2, ठीक। तो बच्चों परपेंडिकुलर है √3a/2 और ये a/2, तो ये कितना हो रहा है, 1/√3, 1/√3 की √3, √3, है, अरे तो ये वाई एक्स प्लेन में ही तो है, एक्स वाई प्लेन में, ये तो जमीन पे ही है ना, तो पूरा z से पूरा नीचे, तो z से पूरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, √3/2 है, और ये इतना इधर जा रहे हैं तो ये बेस कितना रहा है, a/2, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, आधा, tan थीटा बराबर a/2 बाय √3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, a/2, सॉरी हाँ a/2 और √3/2 है, तो ये कट गया, 2 कट गया, सॉरी क्या आएगा, 1/√3, मतलब 30 डिग्री। तो ये आधा एंगल 30 आया ना, तो पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो क्या लेंगे, थीटा बाय 360, थीटा कितना 60, 60/360 1/6, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, हमको Q क्या के टर्म्स में लिखना है, लैम्डा के टर्म्स में। तो ये वाली लेंथ कितनी दी है, L दी है, और ये लैम्डा, तो Q बराबर क्या होगा, L लैम्डा, Q बराबर क्या होगा, L लैम्डा, तो L लैम्डा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो L लैम्डा बाय n एप्सिलॉन नॉट, n का वैल्यू क्या आएगा, 6। ये समझ में आएगी नहीं बच्चों, पक्का पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये इंटीग्रेशन भी कर सकते हो लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं लेकिन उससे वो छोटी सी पट्टी इमेजिन करनी पड़ेगी, माइनस थीटा से प्लस थीटा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट अपन किससे बना लिए बच्चों, सिमिट्री से। सिमिट्री समझ में आ रही है ना, एक बार फिर से एलाबोरेट करना है तो बताओ, कर देता हूं। जैसे ये लाइन चार्ज गया ना, तो इसके कारण वो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, अपने को पता है, जो फ्लक्स निकलता है वो कैसे निकलता है, सिलेंडर। तो अगर एक सिलेंडर एनक्लोज करोगे तो जितना भी लाइन चार्ज अंदर है Q/ε0 आएगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस से कोई चार्ज नहीं निकलता। अब हमको क्या दे दिया था, एक्स वाई प्लेन में एक पट्टी दे दी थी ऐसे, यानी ऐसे टाइप की, ये और ये ऐसे, ये दिया हुआ था, तो हमको निकालना था भाई इस पट्टी से कितना निकलेगा। तो ये सपोज ये सेंटर था,
ये सपोज इसका सेंटर था, तो अपन क्या किए, यहां से ये, यहां से ये, ठीक। तो पट्टी नीचे कितने थी, ये वाला डिस्टेंस ये था √3/2a, और ये a था, तो आधा कितना हो जाएगा, a/2। तो ये एंगल अपन निकाल लिए 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 30। तो ये टोटल जो 60 डिग्री में फ्लक्स निकल रहा होगा ना, वो जा रहा होगा इस एरिया से, 60 डिग्री में जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो जा रहा होगा। 360 में कितना जा रहा है पूरा, तो θ/360 क्यूब एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मर गए क्या, चलिए देखते हैं। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, द फिगर बिलो डिपिक्ट्स टू सिचुएशन इन विच टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, अच्छा पहला सिचुएशन अलग, दूसरा सिचुएशन अलग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जेस ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव डेंसिटी, दोनों लैम्डा लैम्डा वाले हैं, और क्या बोला है, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन देयर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्जेस q एंड -q इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। ठीक, तो बताओ लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होता है, x और y। इनफाइनाइट है तो y वाला कैंसिल हो जाता है, सिर्फ कौन सा रहता है, x वाला। तो इस वाले के कारण इसको इधर फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले के कारण इधर लग रहा होगा, और लाइन चार्ज है सपोज सेंटर पे रखा है, अपन ले लेते हैं यहां से डिस्टेंस d, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, 2k λ/d लग रहा होगा, 2k λ/d। वैसे ये -q है, तो इस वाले के कारण इसको अट्रैक्टिव लगेगा, इस वाले के कारण भी इसको अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन होगा क्या, 2k λ/d, मैग्नीट्यूड लिखना 2k λ/d, अगर वो डिस्टेंस d दी है। ठीक, करेक्ट स्टूडेंट में। बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अपन थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं, क्या करके देखते हैं, छेड़ के। ये पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, d है। अब पहले इसको छेड़ते हैं, ठीक है, पहले इसको छेड़ते हैं। तो इसको सपोज हम लोग इस तरफ आगे बढ़ा दिए, बढ़ाए, तो इससे दूरी बढ़ गई, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, कम हो जाएगी, यानी बढ़ेगी कि कम होगी ये देखते हैं। अगर इससे दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स क्या हो गई, कम। अब फोर्स कम हो गई, इससे दूरी बढ़ाए तो ये तो इसको ढकेल रहा था ना, तो ये ढकेलने वाली फोर्स क्या हो गई, कम। बट डिस्टेंस बढ़ा तो कम ना, बढ़ा ही बढ़ा बोलते तुम लोग, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स क्या हो गया, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ढकेल रहा था, उससे ये करीब आ गया, तो क्या होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इसको इधर पे फोर्स लगेगी। तो बताओ जिधर डिस्प्लेस किया उसके उल्टे तरफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा, तो ये पीरियोडिक मोशन करेगा। अब सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, वैसे होगा लेकिन हमको पता नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं बच्चों, कितना, x, क्या ले लेते हैं, x, और लिखते हैं फोर्स का वैल्यू। तो एफ नेट क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट, एम ए बराबर, इधर से जो फोर्स है वो बड़ा लग रहा है, वो कितना होगा, d माइनस एक्स, तो क्या होगा 2k लैम्डा d माइनस एक्स, और माइनस 2k लैम्डा d प्लस एक्स, ये लग रहा होगा, आ रही बात समझ में। फिर एम ए बराबर, ये क्या आ जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है, उसको क्या कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, बोला भी क्वेश्चन में फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या कर देते हैं इसको, डी स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर जाएगा देखो 2k लैम्डा डी प्लस एक्स माइनस 2k लैम्डा डी माइनस एक्स। तो 2k लैम्डा डी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, एम ए बराबर 2k 4k लैम्डा एक्स बाय डी स्क्वायर। 4k लैम्डा बाय डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, m को भी इधर ले आओ, तो a बराबर क्या है बच्चों, सम कांस्टेंट इनटू x, और x अगर माइनस में ही आया, रिस्टोरिंग है, x पॉजिटिव था, फोर्स अपना किधर लग रहा है, इधर वाला बड़ा माने ना, तो नेगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो SHM करेगा, A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो बोथ तो नहीं, पहला वाला तो करेगा, पहला वाला करेगा। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसको फिर इधर ढकेल दो, कितना डिस्टेंस, x, ये आ गया यहां पर x। अब ये यहां पर x आ गया,
ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, पास बुला रहा है। एक तो डिस्टेंस भी छोटी हो गई, फोर्स भी बढ़ गया, तो जिधर डिस्प्लेस किए उधर वाला फोर्स बड़ा हो गया, उधर वाला फोर्स बड़ा हो गया, और इधर वाला फोर्स कम हो गया, अट्रैक्ट करने वाला। तो भाई जिधर ढकेलने उधर ही फोर्स बढ़ रहा है, तो उधर ही जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में वापस आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी, तभी ये ऐसा। ठीक है, तो ये बात नहीं, तो बोथ तो नहीं, बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन, नहीं, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, माइनस क्यू कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ऑप्शन, वाह वाह, तू आंसर ही चेंज कर दी। समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, इजी है, सिंपल है क्वेश्चन। ये वाला तो बना ही बच्चों, अपन वो बनाते थे, प्लस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू रख दिए, माइनस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू रख दिए, हम लोग वो वाला बनाते थे। तो ये भी सेम ही है और उसमें कुछ अंतर तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट बोल दिया तो वर्टिकल तो कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे बच्चों। अब बढ़े क्या, हो गया बस इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग 2000 कहां तक, 15 तक पहुंच गए है ना, 2015। अब अगले कल से अगली क्लास में क्या बनाएंगे, 2014 से लेके फिर 2000, भाई बचे हुए क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं बचे, शायद 20 के 25 एक क्वेश्चन हो गए और 20 एक क्वेश्चन बचे होंगे, और 20 22 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आज का, क्लियर है।